हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी जंक्शन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम इतिहास के जो हमारी ये श्रृंखला चल रही थी उसका भाग 2 अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि इस सीरीज से कितने सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आप इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए और देखिए कितनी इंटरेस्टिंग सीरीज होने वाली है ये। चलिए, कल हमने ऋग्वेद के बारे में पढ़ा था। आज श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम सामवेद के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों, सामवेद। तो जो वेद होते हैं बच्चों वो 4 प्रकार के होते हैं, जैसा हमने पहले बताया था। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो आइए देखते हैं सामवेद में क्या है। तो सामवेद में हम इसे संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को क्या कहते हैं बच्चों? सामवेद को संगीत का जनक माना जाता है। मैं पेन के थोड़ा सा, सामवेद को संगीत का जनक कहते हैं। ठीक है बच्चों, पहला पॉइंट क्या हो गया? अगर पूछे एग्जाम में संगीत का जनक किसे कहते हैं तो आप बताएंगे संगीत का जनक सामवेद को कहते हैं। और साम का अर्थ क्या होता है बच्चों? ये जो साम का अर्थ है उसका अर्थ होता है, साम का अर्थ होता है संगीत। और इसको पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? और इसके पढ़ने वाले को कहते हैं उद्रात। जो इसको पढ़ता है उसको कहते हैं उद्रात। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सामवेद को संगीत का जनक कहते हैं और सामवेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? सामवेद को पढ़ने वाले को उद्रात कहते हैं। तो ये 3 चीज़ें हमने सीखी और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब बच्चों हम पढ़ेंगे यजुर्वेद के बारे में। देखिए यजुर्वेद में क्या है। यजुर्वेद, तो अगर हम यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों आता है। यजुर्वेद में बच्चों गद्य और पद्य दोनों आता है। गद्य और पद्य दोनों आता है, और गद्य और पद्य जहाँ दोनों आता है उसे चंपू भी कहते हैं। ठीक है, ये हिंदी का पार्ट हुआ। गद्य और पद्य दोनों आता है बच्चों इसमें। यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों आता है। ठीक है, और जो गद्य और पद्य दोनों आते हैं तो उसको चंपू कहते हैं। नेक्स्ट चीज, जो यजुर्वेद को जो पाठ करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें अदर्यु कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। गद्य इसे क्या कहते हैं? अदर्यु कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अदर्यु कहते हैं और इसमें गद्य और पद्य दोनों का संकलन होता है, और गद्य और पद्य के संकलन को सामूहिक रूप से चंपू कहते हैं। नेक्स्ट चीज देखते हैं बच्चों हम। नेक्स्ट है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। चलिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अब आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में देखिए क्या होता है। अथर्ववेद में क्या होता है बच्चों? अथर्ववेद में आता है जादू टोना। जादू टोना, अंधविश्वास, जादू टोना, अंधविश्वास, वशीकरण, ये सारी चीजें किसमें आती हैं? ये सारी चीजें अथर्ववेद में आती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें किसमें आती हैं? ये सारी चीजें अथर्ववेद में आती हैं। और अथर्ववेद
अथर्ववेद में क्या क्या आता है बच्चों, को फिर से देख लेते हैं। अथर्ववेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, वशीकरण, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, चलिए, ये तो हमारा हो गया वेद। वेद हमने पढ़ा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसके बाद हम देखते हैं अब नेक्स्ट चीज हमारी क्या है। नेक्स्ट टॉपिक होगा उपनिषद। चलिए उपनिषद के बारे में बात करते हैं। उपनिषद के बारे में बात करते हैं बच्चों। उपनिषद, तो जो उपनिषद है, उपनिषद की संख्या कितनी होती है, पहले इसको देख लेते हैं। उपनिषद की संख्या कितनी होती है, तो जो उपनिषद होते हैं वो बेसिकली कितने होते हैं, 108 होते हैं। उपनिषद की संख्या कितनी होती है, 108 होती है। और उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। और इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं। ये कैसी रचनाएं हैं बच्चों, ये ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं। 3 पॉइंट आप याद रखिएगा। उपनिषद 108 होते हैं, उपनिषद को वेदांग भी कहते हैं, और उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्गी, उपनिषद में मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं आती हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे अभी। और वो क्या है, और वो ये है कि जो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, ये आता है एग्जाम में, किस उपनिषद से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है बच्चों, तो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो इस बात का आपको ध्यान रहे, सत्यमेव जयते किससे लिया गया है, मुंडको उपनिषद से। स्पेलिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा आप नेग्लेक्ट कीजिएगा। मुंडको उपनिषद, सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। चलिए, तो उपनिषद की संख्या कितनी होती है, उपनिषदों की संख्या 108 होती है। उपनिषद को वेदांग भी कहते हैं। उपनिषद में ज्ञान मार्गी रचनाएं होती हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। वेदांग की बात करते हैं बच्चों यहीं पर। अब हम अगर वेदांग की बात करें तो वेदांग में कितने होते हैं, वेदांग की संख्या कितनी होती है, वेदांग की संख्या 6 होती है। बस इतना इंपॉर्टेंट है, 6 वेदांग क्या है लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ओरली बोल देता हूँ। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो आप ये याद रखिए कि वेदांग कितने होते हैं, वेदांग 6 होते हैं। उपनिषद कितने होते हैं, उपनिषद 108 होते हैं। वेद कितने होते हैं, वेद 4 होते हैं। तो ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं व्याकरण। तो व्याकरण के बारे में अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे कि व्याकरण में क्या क्या चीजें आती हैं। पेन के पॉइंट को थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो व्याकरण, तो पाणिनि कृति व्याकरण की सर्वप्रथम रचना कौन सी है, एग्जाम में क्या आता है बच्चों, एग्जाम में आता है व्याकरण की सर्वप्रथम रचना कौन सी है, अष्टाध्यायी है। क्या है, अष्टाध्यायी है। व्याकरण की सबसे महत्वपूर्ण रचना है अष्टाध्यायी। और इसको किसने लिखा, और इसको लिखा है पाणिनि ने, और इसको लिखा है पाणिनि ने अष्टाध्यायी को लिखा है। ठीक है, और इस अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। इस अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं, अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। आगे हम देखते हैं बच्चों, इसके आगे अगर हम बात करें तो पुराणों की बात करते हैं। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या है 18 पुराण है बच्चों, याद रखिएगा। और पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। पुराणों में सबसे प्राचीन कौन सा पुराण है, तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। इस बात को याद रखिएगा, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। ठीक है, चलिए
विष्णु पुराण का संबंध किससे है? एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि विष्णु पुराण का संबंध किससे है? विष्णु पुराण का संबंध किससे है? विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग लिखते चलिएगा। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है। मत्स्य पुराण का संबंध सातवाहन वंश से है। मत्स्य पुराण का संबंध सातवाहन वंश से है। और वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। और वायु पुराण का संबंध किससे है? तो वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। ये तीनों ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विष्णु पुराण मौर्य वंश, मत्स्य पुराण सातवाहन वंश, वायु पुराण गुप्त वंश। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। अब पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। अब आगे हम जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वे अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। दर्शन और प्रवर्तक। दर्शन देखेंगे और दर्शन के बाद प्रवर्तक देखेंगे। एग्जाम में यहाँ से सारे एग्जाम में एक नए क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो आइए देखते हैं दर्शन और प्रवर्तक। शाक्य दर्शन, सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन की बात करें तो प्रवर्तक कौन है? शाक्य दर्शन की बात करें तो प्रवर्तक कपिल हैं। न्याय दर्शन की बात करें तो गौतम न्याय देते हैं। ये याद कर लीजिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। योग की बात करें तो योग दुनिया जानती है, बाबा रामदेव पतंजलि। जहाँ योग की बात आती है तो बाबा रामदेव किससे संबंधित हैं? पतंजलि। नेक्स्ट है पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा जेमिनी। एक और बचता है बच्चों उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक कौन है? बादरायण। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखिएगा। शाक्य दर्शक के प्रवर्तक कपिल हैं, न्याय के गौतम हैं, योग के पतंजलि हैं और पूर्व मीमांसा के जेमिनी हैं। ठीक है, उत्तर मीमांसा के बादरायण हैं। अब हम बौद्ध साहित्य के बारे में बात करेंगे। तो बौद्ध साहित्य में अगर बात करें तो बौद्ध साहित्य के जो प्रवर्तक थे वो गौतम बुद्ध थे। वो कौन थे? गौतम बुद्ध थे बौद्ध साहित्य के प्रवर्तक। बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक आते हैं। बौद्ध साहित्य में क्या आते हैं? त्रिपिटक आते हैं। वो तीन पिटक कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। बौद्ध साहित्य में तीन पिटक हैं, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक पाली भाषा में रचित हैं। और त्रिपिटक की भाषा कौन सी है बच्चों? त्रिपिटक की भाषा है पाली भाषा। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं इसमें और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसमें हो सकता है कि चीज़ इंपॉर्टेंट, बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे उनका नाम था गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं। इनके पिता शुद्धोधन थे और माता माया देवी थी। चलिए इसी क्रम में अब हम देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट चीज, जैन साहित्य को देखते हैं। इसी क्रम में हम देखते हैं जैन साहित्य को। जैन साहित्य जैसे बौद्ध साहित्य है, इसमें त्रिपिटक हैं, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। उसी प्रकार जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को हम कहते हैं आगम। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को कहते हैं आगम। ठीक है बच्चों, जैन साहित्य का संबंध है आगम से। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। जैन साहित्य का संबंध किससे है? जैन साहित्य का संबंध आगम से है। देखते हैं हम रामायण।
अगर हम रामायण की बात करें, रामायण, तो रामायण के जो रचयिता थे, रामायण के रचयिता कौन थे? वाल्मीकि जी थे। वाल्मीकि जी थे। रामायण के रचयिता कौन थे बच्चों? तो रामायण के जो रचयिता थे वो वाल्मीकि जी थे। और रामायण में कितने कांड है? रामायण में 7 कांड है। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है रामायण में कितने कांड हैं? तो रामायण में 7 कांड हैं। रामायण क्या है? एक महाकाव्य है। रामायण क्या है? रामायण एक महाकाव्य है। महाकाव्य है। इसी क्रम में अगर हम बात करें महाभारत, महाभारत की बात करें तो महाभारत क्या है? महाभारत की किसने लिखा? वेद व्यास। महाभारत को किसने लिखा? वेद व्यास ने लिखा। और महाभारत भी क्या है? एक महाकाव्य है। महाभारत भी एक महाकाव्य है। और इसका अन्य नाम क्या है? जय संहिता। इसका एक अन्य नाम है जय संहिता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महाभारत का एक अन्य नाम है जय संहिता। चलिए बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं अर्थशास्त्र। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों अर्थशास्त्र। तो जो अर्थशास्त्र है, वेरी इंपॉर्टेंट, अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र को लिखी कौटिल्य ने। अर्थशास्त्र को लिखी कौटिल्य ने। और इसका संबंध राजनीति से है। इसका संबंध राजनीति से है बच्चों, इस बात का ध्यान रहे, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति से है। और कौटिल्य, और जो कौटिल्य हैं उनका अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त है। और चाणक्य भी है, इनका अन्य नाम है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त या चाणक्य। अर्थशास्त्र चाणक्य की है, चाणक्य की है, ठीक है। अर्थशास्त्र को कौटिल्य ने लिखा। कौटिल्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त और चाणक्य भी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों कालिदास के बारे में कुछ रचनाएं देखते हैं। तो जो कालिदास की जो मुख्य रचनाएं थी उस पर प्रकाश डालते हैं। कालिदास कैसे लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ला पे छोटी की मात्रा होती है बच्चों, एग्जाम में अक्सर पूछते हैं। तो कालिदास की जो प्रमुख कृति है उसके बारे में हम देखते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट कृति है ऋतु संहार। ऋतु संहार कालिदास की एक प्रमुख प्रसिद्ध कृति है। मेघदूत, कुमार संभो, नोट कर लीजिए बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी कृतियां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कुमार संभो के बाद रघुवंश। रघुवंश, रघुवंश के बाद अभिज्ञान शाकुंतलम, जिससे आप लोग भली भांति परिचित हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम ये कालिदास की कृतियां हैं। कौन कौन सी? ऋतु संहार, ऋतु संहार, ऋतु संहार और मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश और अभिज्ञान शाकुंतलम। अच्छा, विशाखा दत्त किसने लिखी? विशाखा दत्त, मुद्रा राक्षस, हर्षवर्धन, एक थे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की भी कृतियां बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो हर्षवर्धन ने कौन कौन सी कृतियां लिखी, आइए देखते हैं। हर्षवर्धन ने लिखी रत्नावली, रत्नावली, प्रियदर्शी, प्रियदर्शिका, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद। रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद हर्षवर्धन की प्रमुख कृति है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बाणभट्ट। बाणभट्ट ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी? बाणभट्ट ये भी एक महत्वपूर्ण लेखक रहे हैं। तो बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखा। हर्षचरित बाणभट्ट की रचयिता है। और कादंबरी भी लिखा। हर्षचरित्र और कादंबरी भी लिखा बाणभट्ट ने, ठीक है। एक लेखक और थे कल्हड़। कल्हड़ ने, कल्हड़ की रचनाएं अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। राजत रंगड़ी, राजत रंगड़ी, राजत रंगड़ी कल्हड़ की एक रचना है। तो ये सब चीज़ों पर हमने ध्यान दिया। विशाखा दत्त, मुद्रा राक्षस,
बाणभट्ट, हर्षचरित्र और कादंबरी, कल्हड़, राजतरंगड़ी। चलिए बच्चों, इसी क्रम में हम देखते हैं पंचतंत्र किसने लिखा। तो सारी रचनाएं हम देख लिए। पंचतंत्र किसने लिखा, तो पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं पंचतंत्र के लेखक कौन थे, विष्णु शर्मा। अगर हम बात करें कि भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया, तो भारत आने वाले विदेशी यात्रियों और लेखकों के विवरण से भारत के इतिहास को जानने में सहायता मिलती है। यूनानी, रोमन, अरबी और चीनी यात्री सम्मिलित थे। सिकंदर ने भारत पे कब आक्रमण किया, तो बच्चों सिकंदर ने भारत पे कब आक्रमण किया बताइए। सिकंदर ने 325 ईसा पूर्व में भारत पे आक्रमण किया। सिकंदर ने 325 ईसा पूर्व में भारत में आक्रमण किया। सिकंदर ने 325 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। इतिहास का पिता, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है बच्चों, इतिहास का पिता किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इतिहास का पिता किसे कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। इतिहास के पिता कहते हैं हेरोडोटस को। इतिहास के पिता कहते हैं हेरोडोटस। इतिहास के पिता कहते हैं हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं। और इन्होंने हिस्टोरिका लिखी। हेरोडोटस ने कौन सी पुस्तक लिखी, हिस्टोरिका। हिस्टोरिका इनकी प्रमुख पुस्तक है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक कौन कौन से हैं, तो सिकंदर के साथ कौन कौन भारत आया, तो निर्याकस याद रखिए बच्चों। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निर्याकस, आने सिक्रेटस और आरिस्टोबुलस प्रमुख लेखक हैं। नेक्स्ट बात करें मेगास्थनीज, तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का क्या था बच्चों, राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 14 वर्ष तक रहा। तो इन सब पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। और मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी, वेरी इंपॉर्टेंट। मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी। किसके राज दरबार में रहता था, चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में रहता था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में रहता था। देखते हैं हम नेक्स्ट क्या है, डाइमेकस। और डाइमेकस जो था सीरियाई राजा आंतियोकस के राजदूत के रूप में, ये आंतियोकस के राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में रहा। किसके दरबार में रहा, ये बिंदुसार के दरबार में रहा। डाइमेकस और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, इसी क्रम में हम आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूं मैं कि पिलानी ने कौन सी पुस्तक लिखी, बताइए बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिलानी ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो पिलानी की एक प्रमुख पुस्तक है नेचुरल हिस्टोरिका। तो पिलानी की एक महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी है, नेचुरल हिस्टोरिका पिलानी की एक प्रमुख पुस्तक है। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था और डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में रहता था। नेक्स्ट देखते हैं
फाहियान। फाहियान के बारे में अगर हम बात करें, फाहियान, तो फाहियान ये चीनी यात्री था। फाहियान क्या था? फाहियान क्या था? चीनी यात्री था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया। किसके दरबार में भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहते हैं? विक्रमादित्य भी कहते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया। ह्वेनसांग, ह्वेनसांग, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार का, हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासन काल में, कम समय में ज़्यादा पढ़ने बच्चों, शासन काल में भारत आया। और कितने साल तक रहा? 16 वर्ष तक रहा। इसकी एक प्रमुख पुस्तक है। कहाँ शिक्षा ग्रहण की? नालंदा विश्वविद्यालय में। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। और इसकी एक जो प्रमुख पुस्तक है वो सुयुकी है। सी यू की इसकी एक प्रमुख पुस्तक है। तो इतना हमने सीखा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासन काल में आया, 16 वर्ष तक भारत में रहा और नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। ह्वेनसांग की जीवनी से भी हुईली, अगर हम बात करें हुईली, तो हुईली इसके द्वारा लिखित ह्वेनसांग की जीवनी। इसने क्या लिखा? इसने ह्वेनसांग की जीवनी लिखा। इसने ह्वेनसांग की जीवनी लिखा। हुईली ने ह्वेनसांग की जीवनी लिखा। और ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया। ह्वेनसांग की एक प्रमुख पुस्तक कौन सी थी? सी यू की थी। कितने साल तक भारत में रहा? 16 वर्ष तक रहा। कहाँ अध्ययन किया? नालंदा में अध्ययन किया। तो ये सारी चीज़ें हर्षवर्धन के समय की थी। इत सिंह, चलिए बच्चों इतना हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों प्रागैतिहासिक काल। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? प्रागैतिहासिक काल के बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल में कोई लिखित प्रमाण नहीं था। मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया। इसमें कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता। प्रागैतिहासिक काल में कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिला मनुष्यों की घटनाओं का। ठीक है। और देखिए इसमें क्या है, लेखन कला के प्रचलन के बाद भी प्रागैतिहासिक काल में कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिला। इसी में आद्य ऐतिहासिक काल आया। आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें लेखन सामग्री तो उपलब्ध थी, लेखन सामग्री उपलब्ध थी, फिर भी उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। जो लेख उपलब्ध थे, उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। लेखन सामग्री उपलब्ध होने के बाद भी जो लेख थे वो पढ़े नहीं गए। इसके बाद हम बात करें अगर पूर्व पाषाण काल की, अगर हम बात करें बच्चों, पूर्व पाषाण युग।
पूर्व पाषाण युग, पूर्व पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार करना था। ठीक है, और शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का भी साधन था। अगर हम इसी क्रम में बात करें आग का आविष्कार किस युग में हुआ, तो आग का आविष्कार भी पूरा पाषाण काल में हुआ। जब इंसान शिकार करता था और उसे जो कच्चा मांस मिलता था उसे खा के वो संतुष्ट नहीं होता था, इसलिए उन्होंने आग का आविष्कार किया। तो पूरा पाषाण काल में आग का भी आविष्कार हुआ। इसी क्रम में अगर हम बात करें, मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया और उसके द्वारा बनाया जाने वाला औजार कुल्हाड़ी था। सबसे पहला धातु कौन सा था? सबसे पहला धातु था तांबा। और औजार कौन सा था बच्चों? सबसे पहला जो औजार था वो था कुल्हाड़ी। ये 3 चीज़ें आप याद रखिएगा। कुल्हाड़ी सबसे पहला औजार था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम नवपाषाण युग की बात करें, अगर हम नवपाषाण काल में अन्न उगाने का श्रेय जाता है। नवपाषाण काल के निवासियों को सबसे पहले अन्न उगाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। नवपाषाण काल युग के प्राणियों को, इस युग के लोग घर बनाकर स्थायी रूप से रहना सीख गए थे और घर बनाने का जो प्रमाण है वो नवपाषाण काल से मिलता है। बुर्ज होम से में लोग धूसर मद भिंडों का प्रयोग करते थे और यहाँ पर नवपाषाण काल में कब्रों में पालतू कुत्ते भी अपने मालिक के शवों के साथ दफनाए जाते थे। तो इतना चीज़ें हमने पढ़ा। मेहरगढ़ में गेहूं जो रुई उपजते थे। ताम्रपाषाण काल की अगर हम बात करें, ताम्रपाषाण काल, इसके साथ साथ अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं आप लोगों से बच्चों, तो सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी। हड़प्पा संस्कृति कांस्ययुगीन सभ्यता थी। ये आप लोग याद रखिएगा। हड़प्पा के लोग तांबे और टीन से मिलाकर कांसा बनाने की विधि का प्रयोग करते थे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और हम कल फिर से सिंधु सभ्यता को आगे बढ़ाएंगे और जल्द से जल्द इस चैप्टर को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और देख लेते हैं बच्चों इसमें, सिंधु सभ्यता का विस्तार। अगर हम सिंधु सभ्यता के विस्तार के बारे में बात करें, तो ये सिंधु सभ्यता का विस्तार था बच्चों, याद रखिएगा इसे। पूर्व से पश्चिम, उत्तर दक्षिण, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है। यहाँ ट्रिक लिख लीजिए, NEWS। माँ आशु द। याद करने का तरीका, माँ आशु द। तो नॉर्थ में क्या है बच्चों? तो नॉर्थ में क्या मिलेगा हमें? नॉर्थ में मिलेगा मांडा। और मांडा कहाँ है? कश्मीर में। ईस्ट में क्या मिलेगा? ईस्ट में मिलेगा आलमगीरपुर। ईस्ट में क्या मिलेगा? आलमगीरपुर। और ये कहाँ पर है? मेरठ में है। आशु। वेस्ट में क्या मिलेगा? सुतकांगडोर। और ये कहाँ मिलेगा? ये पाकिस्तान में मिलेगा। और साउथ में क्या मिलेगा? दायमाबाद।
साउथ में क्या मिलेगा बच्चों, दायमाबाद मिलेगा, और ये महाराष्ट्र में है। तो ये याद रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। माँ आशुदा, माँ आशुदा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूज़। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और कल हम इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।